नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वो है मानव अधिकार और समाज कार्य। मानव अधिकार और समाज कार्य दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। समाज कार्यकर्ता जो हैं उनको मानव अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों के बीच गहरा संबंध है। तो इसको हम समझने से पहले मानव अधिकार और समाज कार्य या मानव अधिकार समाज कार्य के विद्यार्थियों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मानव अधिकार होते क्या हैं। तो प्रकृति ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं, लेकिन इन शक्तियों को स्वयं अपने एवं समाज के हितों के लिए उचित रूप से उपयोग करना, किस तरीके से उपयोग करें, उसके लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो राज्य समाज के प्रत्येक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना चाहती है। तो इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्तियों को विकास हेतु अधिकार प्रदान किए जाते हैं कि व्यक्ति अपना स्वयं का विकास कर सके और साथ ही साथ समाज का विकास कर सके। यही अधिकार मानव अधिकार है। तो समाज को सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मनुष्य की खुद के स्वयं के विकास के लिए और स्वतंत्रता के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं मानव अधिकार। क्योंकि अगर व्यक्ति को बांध दिया जाए या उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो वो अपना विकास नहीं कर सकता, और व्यक्ति जब अपना विकास नहीं कर सकता तो वो समाज का विकास करने में भी असमर्थ रहेगा। तो मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकसित करने का, हमको पूर्ण रूप से विकास का अवसर प्रदान करती हैं। और मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का सभी को अधिकार है, हमारे वो प्रकृति में, हमारे वो स्वभाव में है। इसके अभाव में हम मानव जीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते या हम सोच भी नहीं सकते। ये एक नॉर्मल बात हो गई मानव अधिकार के बारे में। अब हम बात करते हैं NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अस्तित्व में आया 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो मानव अधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजता है। ठीक, इसी के साथ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकारों के उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मंच है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो यहाँ उन चीज़ों से निपटा जा सकता है। कुछ मुख्य बिंदु हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में जो कभी किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को मैं आपको बता देती हूँ। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम का संस्थापक भी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्राप्त है। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार लोगों के मानव अधिकारों का उनका संरक्षण करता है और उनका संवर्धन भी करता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12J में यह परिकल्पना भी की गई है कि NHRC मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। मतलब लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएगा समाज में। ये हो गया कुछ बातें मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है।
यह मानव जाति के सभी सदस्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता स्थापित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा अपनाया गया था और 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। इसमें 30 लेख शामिल हैं, मूल अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्र देश में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि और मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला हंसा मेहता ने ये घोषणा की, मतलब मानवाधिकार में जो सार्वभौमिक घोषणा में लिखा गया था कि सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। उन्होंने, मतलब जो हंसा मेहता जी हैं, उन्होंने इसके स्थान पर बदल दिया, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। मतलब सभी पुरुष की जगह पर सभी मनुष्य लाया उन्होंने। फिर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं मानवाधिकार के बारे में। तो 6 मानवाधिकार हमें प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित दिया गया है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 12। शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अब हम इन अधिकारों को, जो अधिकार प्राप्त हैं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से मतलब है कि उसमें हमें प्राप्त है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। कानून सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। देश का कानून सभी की समान रूप से रक्षा करता है। यह है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का निषेध। मतलब भेदभाव को रोकता है। जाति, धर्म, जन्म, स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 16 में है रोजगार के मामलों के अवसर की समानता। मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्म, स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। ये हो गया रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। फिर है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। मतलब जाति से रिलेटेड किसी के साथ भी छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं की जाएगी, सभी से के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 18 उपलब्धियों का उन्मूलन। मतलब राज्य कोई उपलब्धि प्रदान नहीं करेगा सिवाय उन अनुच्छेद 18 है उपाधियों का उन्मूलन। मतलब राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा सिवाय उन उपाधियों के जो अकादमिक या सैन्य उपाधियां हैं एवं भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है। तो ये हो गया समानता का अधिकार। समानता अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में है भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को सभा में, संगठन में, निवास स्थान पे कहीं भी अपनी बात को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। दूसरा है अनुच्छेद 20
में दिया है अपराधों के लिए देश सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो संरक्षण हमें प्रदान करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हर अधिकार का जानकारी अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में आत्महत्या के प्रयास को अपराध बनाती है। मतलब आत्महत्या करना एक अपराध है। भारत में पैसिव यथेनेशिया को वैध कर दिया। मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानून वैध कर दी गई है। मतलब कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर मृत्यु चाहता है तो उसको वैध कर दिया गया है। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वैध है, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है। अदालत ने घातक इंजेक्शन से, सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है, जैसे कोई घातक इंजेक्शन है के जरिए मृत्यु दे रहे हैं, किसी डोज कुछ देके उनको मृत्यु दे रहे हैं किसी को, या कोई बीमार है उसको इस तरीके से इंजेक्शन दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो अवैध है। लेकिन सक्रिय मृत्यु मतलब उसका किसी प्रकार से कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब है कि किसी प्रकार से अगर कोई बीमार है व्यक्ति और वो चाहता है कि अब मैं इलाज नहीं करवाना चाहता, तो उसका इलाज छोड़ दिया जाए करना, उसको किसी प्रकार का भी इलाज नहीं दिया जाए और वो उसकी जब मृत्यु हो तो वो हो जाए। ये मृत्यु अपने आप से स्वयं लिया जाना ये वैध है, लेकिन किसी घातक इंजेक्शन से, किसी डोजेस से किसी को मृत्यु देना ये अवैध है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है। किसको? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है सर्वोच्च न्यायालय ने। स्वतंत्रता का अधिकार में फिर है, हम आप वापस आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। सभी व्यक्तियों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। मतलब अगर हमें कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो हम उसके प्रति जो बेल लेते हैं तो वो बेल लेने का हमें अधिकार है कुछ मामलों में। लेकिन जो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें हमें बेल नहीं ले सकते या बेल हमें नहीं मिलती। नेक्स्ट जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिशोध। तो किसी भी प्रकार से, जैसे बंधुआ मजदूर हो गए, वो असंवैधानिक है। किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में कहीं भी बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। खतरनाक उद्योग कारखानों, जो खतरनाक काम होते हैं, उन कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, ये अपराध है। और गैर खतरनाक काम में बच्चों को रोजगार की अनुमति है। अब इसी में थोड़ा सा हम ये जो अनुच्छेद 24 है उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में अनुच्छेद 24 के अनुसरण में पारित कुछ कानून हैं। तो
कारखाना अधिनियम 1948 कारखानों में बच्चों के रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने वाला पहला अधिनियम था। 1954 में संशोधन हुआ। 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात में काम पर नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून था। 1952 का खान अधिनियम, यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के खानों में रोजगार पर रोक लगाता है। मतलब जो 18 वर्ष से कम है, वो जो कारखाने हैं जहाँ खतरनाक काम किए जाते हैं वहाँ पर रोक लगाता है। वहाँ 18 साल से कम बच्चे काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। मतलब 13 व्यवसाय ऐसे हैं जहां पर बच्चे काम नहीं कर सकते। इसमें आगे है बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016। रोजगार पर पूरी तरह से रोक। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में रोजगार पर रोक लगाता है। 14 से 18 वर्ष, इसी जो अधिनियम है उसमें आगे है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे पारिवारिक व्यवसायों या कलाकारों के रूप में नियोजित की अनुमति है। मतलब कलाकार मतलब जैसे जो हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं, बच्चे काम करते हैं, कोई आर्ट का काम करते हैं, तो उसके लिए अनुमति है। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन नियम 2017। बाल और किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध, बचाव और पुनर्वास। कलाकारों के लिए काम के घंटे और शर्तें निर्दिष्ट हैं इस नियम में। मतलब कितने घंटे काम करेंगे, उनके बच्चों जो काम कर रहे थे बच्चे, उनके पुनर्वास की योजना है ना, और जो कलाकार हैं उनके काम के घंटे तय करना, वो इस अधिनियम में निर्दिष्ट है। हमारा नेक्स्ट अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 में दिया है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार का पेशे, किसी भी प्रकार का अभ्यास, किसी भी प्रकार का प्रचार किया जा सकता है धर्म के मामले में। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, आपको उसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता में किसी भी सम्मेलन में सम्मिलित हो सकते हैं, कई समितियां बनी होती हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसको चला सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता। तो ये हो गई धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो संविधान के भाग तीसरे में, थर्ड में, राज्य या अन्य संस्थानों, व्यक्तियों द्वारा इन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उनके संरक्षण के लिए कानून उपायों का प्रबंधन है। मतलब संविधान का किसी भी प्रकार से या कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो। यह भारत के नागरिकों को, ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार है। या किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हमें अधिकार देता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमें अधिकार देता है कि हम कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है रिट के मामले में, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से बचाने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करने के लिए जारी किया गया ये एक लिखित आदेश है।
ये रिट है, मतलब रिट के बारे में बता रही थी कि मैं कि ये एक लिखित आदेश है संवैधानिक उपचार प्रदान करने के लिए। ये हो गए हमारे जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, मानव अधिकार जो प्राप्त हैं, जो कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। समाज के, राष्ट्र के, राज्य के विकास के लिए ये सभी अधिकार बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि मानव अधिकार और समाज कार्य। तो सामाजिक कार्य में या सामाजिक व्यवसाय में किसको बढ़ावा देता है? सामाजिक परिवर्तन को, सोशल चेंज को बढ़ावा देता है और मानवीय संबंधों की समस्याओं को सुलझाता है, लोगों को सशक्त बनाता है, लोगों का सशक्तिकरण करता है, उन्हें स्वतंत्रता देता है, जिससे उनका अधिक भला हो सके, अधिक कल्याण हो सके। और सामाजिक कार्यकर्ता समाज की प्रणालियों को, जो समाज की प्रणालियां हैं, जो सिद्धांत हैं समाज कार्य की, जो मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखकर विभिन्न मुद्दों में, विभिन्न प्रकार के मुद्दे मतलब जो भी समस्याएं हैं, जो भी समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, बुराइयां हैं, उनमें हस्तक्षेप करता है अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। तो मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय समाज कार्य के केंद्र में स्थापित हैं। तो अतः हम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मानवाधिकारों के समर्थन, उनके संरक्षण का दायित्व होता है, क्योंकि उनके केंद्र में स्थापित हैं कि आप मानव का भला चाहते हैं, आप मानव का कल्याण चाहते हैं, तो समाज कार्य के केंद्र बिंदु हैं मानव अधिकार और समाज कार्य। तो सामाजिक कार्यकर्ता मानव अधिकारों के समर्थन और मानव अधिकारों का समर्थन करना है उन्हें, और उनका संरक्षण का दायित्व समाज कार्यकर्ताओं के ऊपर है। वे मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो ये हम तभी कर सकते हैं, मानवाधिकार के प्रति हम लोगों को जागरूक तभी कर सकते हैं जब हमें मालूम होगा कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार लोगों को किस तरीके से विकसित करते हैं। तो समाज कार्यकर्ता को मानवाधिकार के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो जानेंगे तभी वो समाज में जागरूकता ला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। तो इसलिए उनको मानवाधिकार के बारे में जानना ज़रूरी है। मानवाधिकारों के संरक्षण और समर्थन के कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मानवाधिकारों के अधिक जानकारी और कौशल हो सामाजिक कार्यकर्ता के पास। यही वजह है कि सामाजिक कार्य के विद्यार्थियों को लिए मानवाधिकारों की संकल्पना, मानवाधिकारों को और उनके विकास को जानना एवं उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी वो मानवाधिकार से संबंधित जो भी समाज में व्याप्त है उन कार्यों को कर सकेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स का सेक्शन 4 तथा सामाजिक कार्य विद्यापीठों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क के दस्तावेजों में सामाजिक कार्य के लिए 2 मौलिक सिद्धांतों को बताया गया है। ये हैं मानवाधिकार और प्रतिष्ठा, मानवाधिकार और प्रतिष्ठा तथा सामाजिक न्याय। ये 2 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ये 2 मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य के लिए या सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए मानवाधिकार के बारे में जानना, उनको समझना, उनको व्यवहार में लाना बहुत आवश्यक है। मानवाधिकार और प्रतिष्ठा क्या है? मानवाधिकार और प्रतिष्ठा समाज कार्य सभी जनों के जन्मजात महत्व और प्रतिष्ठा को अपनाते हैं। मतलब समाज कार्य ये मानता है, ये जानता है कि हर व्यक्ति जन्म से जन्मजात महत्व उसको प्राप्त है और उसको प्रतिष्ठा, सम्मान का अधिकार प्राप्त है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति
की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आत्मिक अखंडता और कल्याण का समर्थन करता है और वो प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए एक इस सिद्धांत पर काम करता है सामाजिक कार्यकर्ता। दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे और जो भी भेदभाव, किसी भी प्रकार के भेदभाव ना हो, चाहे वो क्षमता के मामले में हो, चाहे वो आयु, संस्कृति, लिंग, वैवाहिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, राजनीतिक मतों, जातीय या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और इन सभी चीज़ों के मामले में कोई भी नकारात्मक सोच को दूर करना, समाज में सकारात्मक लाने का प्रयास करना चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत, पारिवारिक, समूह अथवा सामुदायिक विभिन्नता को स्वीकार करना है। मतलब हर एक व्यक्ति पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से भिन्न भिन्न होता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता को एक्सेप्ट करना है और जानना है, समझना है और उनको सम्मान देना है। इस प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय मूल्यों का समर्थन करते हैं और मानवाधिकार और न्याय के सिद्धांतों की दिशा निर्देशन से ही सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, लोगों की भलाई को मानते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक कार्यकर्ता को या समाज कार्य के जो विद्यार्थी हैं उनको मानवाधिकारों के बारे में जानना और समझना बहुत आवश्यक है। यही था मानवाधिकार और समाज कार्य कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार।